हेलो स्टूडेंट, हमने पिछले वीडियो में विद्युत क्षेत्र में विद्युत आवेश के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम विशेष रूप से विद्युत आवेश के कुछ विशेष गुणधर्म, उसके कुछ मात्रकों के बारे में और विद्युत आवेश का संश्लेषण करने का एक उपकरण है स्वर्णपत्रक विद्युतदर्शी। सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं विद्युत आवेश के कुछ विशेष गुणधर्मों के बारे में। तो सबसे पहला जो विशेष गुणधर्म है वो है आवेशों की योज्यता। अब आवेशों की योज्यता क्या कहता है? आवेशों की योज्यता का जो नियम है वो ये कहता है कि किसी निकाय का जो कुल आवेश है वो उस निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के योग के बराबर होता है। अब ये कैसे? तो इसके लिए एक सिंपल सा उदाहरण है। आप एडिशन कैसे करते हो? जैसे Q1, Q2, Q3, Q4, Q5। अपने पास में एक निकाय जिसमें 5 आवेश है, Q1, Q2, Q3, Q4 और Q5। तो इस निकाय का जो कुल आवेश निकालना है तो हमें इन पांचों आवेशों को ऐड करना है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5। तो इस तरह से इस निकाय का कुल आवेश क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5। एक सिंपल सा मैथमेटिक्स का जो एडिशन का नियम है वही है। अगर मान लीजिए इस ऐसा निकाय जिसमें धनावेश भी और ऋणावेश भी है तो जो उनका रिजल्टेंट बनेगा वो रहेगा। जैसे इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए +2E +1E -3E -6E, ये अपने सिस्टम में जिसमें 4 अलग अलग आवेश है जिनके मान दे रखे हैं। तो इसका इस निकाय का जो कुल आवेश होगा वो +2E +1E -3E -6E। तो इस निकाय का कुल आवेश देखो, प्लस प्लस को जोड़ो, माइनस माइनस को जोड़ो, +3E और माइनस का 9E। तो जो शेष रहेगा वो Q इज इक्वल टू कितना रहेगा? -6E के बराबर रह जाएगा। यानी किसी भी निकाय का कुल आवेश निकालना है तो उन सबको हमें क्या करना है? ऐड करना है। तो यही आवेशों की योज्यता है, यानी किसी निकाय का कुल आवेश उस निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के योग के बराबर होता है। दूसरा इसका जो नियम है वो आवेश संरक्षण का नियम। जिस तरह से तुम लोगों ने ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा है, ठीक ऐसे का ऐसे आवेश संरक्षण का नियम भी है। ऊर्जा संरक्षण में तुम लोगों ने पढ़ा है कि किसी निकाय के लिए ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है तथा न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में या एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। ठीक ऐसे कैसे आवेश संरक्षण का नियम भी है कि किसी निकाय के लिए आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है तथा न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। अब वो किस तरह से लागू होता है तो उसके लिए हम, जैसे मैंने सुबह भी उस पिछले वाले वीडियो में भी तुम्हें उदाहरण दिया था। जैसे एक ए है और दूसरा बी है, ये दो अलग अलग वस्तु है जिसमें एक में प्रोटॉन है 10 और 10 इलेक्ट्रॉन है। बी में भी 10 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल ये पहले की स्थिति है जो नॉर्मल कंडीशन है। तो इस समय जो इनके पास में है टोटल जो है प्रोटॉन 10 + 10 20, ऐसे कैसे इलेक्ट्रॉन 10 + 10 20। अब अगर इनको रगड़ा जाए, इनका घर्षण करवाया जाए, क्या करवाया जाए? घर्षण। तो घर्षण के बाद में हम जानते हैं कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे, प्रोटॉन का कोई स्थानांतरण नहीं होगा। तो अब बाद की स्थिति देखें तो 10 प्रोटॉन और 10 प्रोटॉन दोनों में रहेंगे। लेकिन सपोज एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो गया, जैसे 3 इलेक्ट्रॉन ए से बी में चले गए, तो इसके बाद में इसके पास में तो रहेंगे 7 इलेक्ट्रॉन और इसके पास में कितने हो जाएंगे? 13 इलेक्ट्रॉन। यानी स्थानांतरण होने के बाद में भी इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर नहीं गया, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में गया। तो अभी भी अपन मापेंगे, यानी इनको टोटल करेंगे तो 10 + 10 20 प्रोटॉन हो जाएंगे और 7 + 13 अब इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 20 इलेक्ट्रॉन। तो यानी पहले और बाद की स्थिति, दोनों स्थितियों में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम रह रही है। यही आवेश संरक्षण का नियम है। यानी आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है तथा न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। तीसरा जो नियम है वो है आवेश का क्वांटीकरण। अब आवेश का क्वांटीकरण क्या है? यानी किसी निकाय का जो कुल आवेश होता है वो उस निकाय में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। अब कैसे पूर्ण गुणज होता है उसके बारे में हम देखें तो वो एक सामान्य वे में अपन देखें तो Q इज इक्वल टू होगा ±NE। N जो होगा वो कोई ना कोई पूर्णांक होगा, यानी N क्या होगा?
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसकी संख्या होगी, और वो कैसे होगा, पूर्णांक में होगा, कभी भिन्न रूप में नहीं हो सकता। लेकिन वैज्ञानिक गेलमान ने कुछ ऐसे कण भी खोजे जिनका जो है भिन्न रूप में भी उस, यानी इसका एक अपन कह सकते हैं अपवाद है इस आवेश के क्वांटीकरण नियम के, जिसका आवेश भिन्न रूप में भी होता है। जैसे कुछ ऐसे कण हैं 1.6 E, 1.2 E, 1.5 E, तो ये सारे जो है वो कण हैं, उनके इलेक्ट्रॉन, इनका जो कुल आवेश है वो पॉइंट में है या भिन्न रूप में। तो इनको, इन कणों को एक विशेष नाम दिया गया है क्वार्क कण। ये पार्टिकल फिजिक्स का पार्ट है, क्वार्क कण। हालांकि इस तरह की स्थिति पार्टिकल फिजिक्स के लिए लागू होती है, नॉर्मल कंडीशन में ये लागू नहीं होती, और इसके लिए इसीलिए इन कणों का स्पेशल नाम है क्वार्क कण, और वो वैज्ञानिक गेलमान द्वारा दिए गए। तो आवेश का क्वांटीकरण का जो नियम है वो इम्पोर्टेंट भी है, और केवल डिफाइन करना है तो वही करना है कि किसी निकाय का जो कुल आवेश होता है वो उसमें उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इसी रूप में हमेशा लिखा जाता है, Q ± NE। नंबर 4 पे अगर आए तो एक चौथा नियम है आवेश की निश्चितता। आवेश की निश्चितता। अब आवेश की निश्चितता का मतलब है किसी भी निर्देश तंत्र के लिए आवेश स्वतंत्र होता है। अब निर्देश तंत्र के लिए आवेश स्वतंत्र होने से तात्पर्य है कि जब आवेश स्थिर हो चाहे आवेश गतिशील हो, दोनों स्थितियों में आवेश का जो मान है कभी भी बदलता नहीं है। यानी आवेश का जो मान है वो उसके वेग पर निर्भर नहीं करता। दोनों स्थितियों में, चाहे आवेश स्थिर हो चाहे आवेश गतिशील हो, दोनों स्थितियों में आवेश का मान सेम रहेगा। नहीं, Q का जो मान है स्थिर अवस्था में जो है वही गतिशील अवस्था में, चाहे पिंड स्थिर रह रहा है या गतिशील रह रहा है, दोनों स्थितियों में सेम रहेगा। तो ये अपने 4 नियम है। इसके बाद में अपने जो इसका आवेश को मापने का जो तरीका रहता है, अब आवेश को किस तरह से मापा जा सकता है, तो आवेश को मापने के लिए जो एक विशेष उपकरण है वो है स्वर्णपत्रक विद्युतदर्शी। अब स्वर्णपत्रक विद्युतदर्शी की अगर बात की जाए तो स्वर्णपत्रक विद्युतदर्शी, इसको हम 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी हम क्या फंक्शन है, क्या काम करता है ये, दूसरा हम इसकी संरचना, और तीसरा इसकी क्रियाविधि। सबसे पहले हम इसके कार्य की या फंक्शन की बात करें तो ये किसी भी निकाय के या किसी भी वस्तु के आवेश का परिमाण और उसकी प्रकृति को मापने का काम करता है। क्या मापता है? आवेश का परिमाण प्लस प्रकृति, ये 2 चीज़ों को ये मापता है। आवेश के परिमाण और प्रकृति को मापता है। आवेश कितना है, कम है या ज़्यादा है, और उसकी नेचर कैसी है, धनावेशित है या ऋणावेशित है। दूसरा इसका संरचना की बात की जाए तो संरचना के लिए मैं इसकी स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। एक कांच का जार होता है सिंपल सा, जैसा कि मैं बना रहा हूँ। ये कांच का जार है जिसमें एक यहाँ पर ढक्कन होता है। उस ढक्कन को कुचालक पदार्थ से ढक दिया जाता है और उसमें से एक चालक छड़ निकाली जाती है जो इसके अंदर पास की जाती है इस ढक्कन से होकर के। ये चालक छड़ है, कोई ना कोई इस पर आवेश होगा। अब हम यहाँ पर इसकी सुग्राहिता बढ़ाने के लिए 2 टीन की पत्तियाँ लगाते हैं इसके सिरे पर। ये टीन की पत्तियाँ, ये भी है और ये भी है, दोनों। ये कांच का जार है, ये चालक छड़ है, ठीक है। यहाँ इसके ऊपर ऊपरी सिरे पर एक चालक चकती लगाई जाती है। चालक चकती, टोपी कह सकते हो हम, जो चालक वस्तु, किसी भी चालक वस्तु की होगी। इसके अलावा अब इसके जो निचला सिरा है छड़ का, चालक छड़ के, उसके निचले सिरे पर एक स्वर्ण पत्रक जो आपस में एक दूसरे से मिले हुए हो, इस तरह से उसका स्वर्ण पत्रक को लगाया जाता है। 2 पत्रक होते हैं जो आपस में एक दूसरे से मिले हुए होते हैं नॉर्मल कंडीशन में। अब हम टेस्ट करते हैं कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं है, तो इसके संपर्क में एक आवेशित छड़ लाई जाती है। जैसे मान लीजिए मैं इस धनावेशित छड़ ला रहा हूँ, तो हम जानते हैं चालन द्वारा इसका आवेशन होगा,
क्योंकि ये चालक चकती है और इससे ये चालक छड़ लगी हुई है, और ये दूसरी छड़ आवेशित है। ये अनावेशित, नॉर्मल कंडीशन में पहले ये अनावेशित थी, लेकिन ये आवेशित है। जैसे ही इसके टच करते हैं, ये मैंने बनावट बताई आपको, अब इसकी क्रियाविधि की बात कर रहे हैं। अब क्रियाविधि में अपन शुरू कर रहे हैं, तो इसके संपर्क में एक चालक छड़ को लाया जाता है। जैसे ही इस चालक शक्ति के टच करवाया जाता है, तो हम जानते हैं क्या होगा। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किसी वस्तु का आवेशन कैसे किया जा सकता है, संपर्क विधि द्वारा या चालन विधि द्वारा। तो वही हम कर रहे हैं कि जैसे ही इसके संपर्क में ये चालक छड़ लाई जाएगी, तो इसका जो धनावेश है वो इसमें जाएगा। यानी कहने का धनावेश जाने का मतलब इस चालक छड़ से इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर होंगे, धनावेशित छड़ में। जैसे इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो यानी कहने मतलब ये खुद भी धनावेशित होना शुरू हो जाएगी। जितना इस छड़ का धनावेश है वो दो समान भागों में बढ़ जाएगा, आधा इसके पास में रहेगा, आधा इसके पास में रहेगा। तो ये धनावेश जैसे जैसे ये होगा, तो ये धनावेश अंदर जाएगा। चूँकि स्वर्ण पत्रक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, इसलिए वो थोड़ा सा भी धनावेश है उसको भी पढ़ लेगा, और वो धनावेश, चूँकि स्वर्ण पत्रक भी धनावेशित है, तो धनावेश स्वर्ण पत्रक तक जाएगा। चूँकि स्वर्ण पत्रक में दो पत्रक थे और वो दोनों आपस में इस तरह से मिले हुए थे शुरुआत में, लेकिन जैसे जैसे धनावेशित होंगे दोनों, तो धनावेश के होने के कारण दोनों पर समान आवेश होगा, तो क्या होगा, धीरे धीरे प्रतिकर्षण होगा। जैसे जैसे धनावेश बढ़ता जाएगा वैसे वैसे प्रतिकर्षण बढ़ता जाएगा। एक स्थिति ऐसी आएगी कि उनका फैलाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो हम समझ जाएंगे कि उस पर आवेश की मात्रा बढ़ रही है और दोनों पर क्या आवेश आ रहा है, समान आवेश आ रहा है। तो अगर मान लीजिए वो कम फैलता है, स्वर्ण पत्रक कम फैलता है, तब तो हम समझ जाएंगे कि उस जो छड़ अपन ने टच करवाई है उस पर आवेश कम है। अगर वो मान लीजिए ज़्यादा फैलता है, तो हम समझ जाएंगे कि उस जो छड़ लाई है वो अधिक आवेशित थी, तो उसका परिमाण हम पता लगा सकते हैं कि कम है या ज़्यादा है। और टीन की पत्तियाँ यही काम करता है, उसकी सुग्राहिता को बढ़ाता है। वो उन स्वर्ण पत्रकों को, आवेशित स्वर्ण पत्रकों को खींचती है, जिससे वो उसका फैलाव बढ़ सके। दूसरा, इसकी प्रकृति का पता लगाना है। ये तो हमने परिमाण का पता लगाया, कम फैलती है तो वो ज़्यादा कम आवेश है, और ज़्यादा फैलती है तो वो अधिक आवेश है। दूसरा, अब इसकी प्रकृति का पता लगाना है कि धनावेशित है या ऋणावेशित है। तो इसका पता लगाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले एक बार आवेशित कर लिया, अब छड़ को से आवेशित कर लिया। अब दूसरी छड़ जिसका हमें पता नहीं है आवेश कैसा है, धनावेश है या ऋणावेश है, अब दूसरी छड़ को ला करके उसके टच करवानी है। वापस सेम पहले जैसे करवाई है वैसे ही उस चालक शक्ति के जैसे ही टच करवाते हैं, अगर मान लीजिए पहले की तुलना में वो जो स्वर्ण पत्रक है, वो स्वर्ण पत्रक क्या हो जाता है, उसका फैलाव कम हो जाता है। अब स्वर्ण पत्रक का फैलाव कम हो रहा है, इसका मतलब हमने जो दूसरी वाली छड़ लाई है वो पहले वाली छड़ के विपरीत आवेश वाली लाई है। अगर पहले प्लस लाया था तो अब माइनस ला रहे हैं, इसीलिए क्या हो रहा है, प्लस माइनस न्यूट्रल कर रहा है, जिसके कारण स्वर्ण पत्रकों का जो फैलाव है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि उस पर आवेश का मान धीरे धीरे कम हो रहा है, जिसके कारण धीरे धीरे वो वापस पास में आ रहा है। और अगर हमने सेम आवेश की लाई है, जैसे पहले धनावेशित थी और बाद में भी धनावेशित छड़ को टच करवा रहे हैं, तो अब क्या होगा, धनावेश और बढ़ेगा स्वर्ण पत्रकों पर, और स्वर्ण पत्रकों पर धनावेश जब और बढ़ेगा तो उसका फैलाव और बढ़ेगा। और अगर पहले की तुलना में फैलाव बढ़ रहा है, तब तो हम समझ जाएंगे कि जो अपन ने पहले आवेशित की है उस वही आवेशित दूसरी छड़ भी है। और अगर हम मान लीजिए फैलाव कम हो रहा है, तो जो पहले जो आवेश दिया है उसके विपरीत आवेश है। ठीक है, तो इस तरह से हम उसका पता लगा सकते हैं कि आवेश कौन सा है। इसके लिए कंडीशन यही है कि पहले जो आपने आवेशित छड़ लाई थी उस वो ज्ञात होगी, और बाद वाली की क्या होगी, अज्ञात होगी, तो हम उसके आवेश की प्रकृति का पता लगा सकते हैं। तो ये है स्वर्ण पत्रक विद्युतदर्शी, जिसकी सहायता से हम किसी चालक छड़ के आवेश का परिमाण और प्रकृति का पता लगा सकते हैं। इसके बाद में हम आगे बढ़े तो इसमें कुछ हमने आवेशों के मात्रक के बारे में पढ़ा था, जिसमें कुछ मात्रक रह गए थे। जैसे मैं ऐसा ही मात्रक तो हमने पढ़ लिए थे, कूलाम था सी, और CGS मात्रक भी मैंने बताया था आपको, स्टेट कूलाम ESU। इन दोनों में संबंध भी तुम्हें बताया था, एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁹ ESU के बराबर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट यूनिट। इसके बाद में कुछ अन्य जो न्यूमेरिकल्स हैं उसमें कुछ और भी मात्रक अपन यूज करते हैं, जैसे 1 माइक्रो कूलाम, तो ये होता है 1 × 10⁻6 कूलाम के बराबर। 1 पिको कूलाम, ये न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, तो 1 × 10⁻12 कूलाम। इसके अलावा
इसका जो अन्य मात्रक है, CGS पद्धति में जो स्टड कूलाम है, इस मात्रक का एक दूसरा नाम भी है, वो है फ्रैंकलिन। ये भी पूछते हैं कभी कभी, इसका मात्रक का नाम क्या है? फ्रैंकलिन। इसके अलावा इसका जो सबसे बड़ा जो मात्रक है आवेश का, सबसे बड़ा मात्रक, वो होता है फैराडे। क्या होता है? फैराडे। और एक फैराडे होता है वो 96,500 कूलाम के इक्वल में होता है। यानी एक फैराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलाम के बराबर होता है। तो इस तरह से ये आपके आवेश कंप्लीट होता है। इसके बाद में हम दूसरा टॉपिक कूलाम बल और कूलाम का नियम शुरू करेंगे। थैंक यू।